Alright, let's begin with the class. Inshallah, objective रहेगा कि we are going to cover the explanation of work, energy and power. ये हमारे सिलेबस का चौथा टॉपिक है इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो है वो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सवाल कंपाइल्ड हैं, क्योंकि अगर कोई सवाल मिसाल के तौर पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का भी है, एक पार्ट उसमें न्यूटन लॉ से होना है और एक पार्ट उसमें या तो काइनेमेटिक्स से होना है, और उसमें एक पार्ट भी अगर वर्क एनर्जी पावर का, तो वो इस टॉपिक में आपको कंपाइल हुआ हुआ नजर आएगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर सवालात आप ऑलरेडी कर चुके हैं, या कुछ बहुत सारे सवालात रहते भी हैं जो करने वाले हैं, उनमें कुछ की मार्किंग स्कीम ऐसी भी होंगी जिसके अंदर उसने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में वर्क एनर्जी पावर से भी किया हुआ होगा। लेकिन ये वो वाले सवाल थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक में, वो वाले सवाल थे जिसके अंदर जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की स्किल से तो हो ही सकते थे, मतलब उसमें इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट था या पुली का कॉन्सेप्ट था, तो वो उन कॉन्सेप्ट से तो हो ही सकते थे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिसमें वर्क एनर्जी पावर की स्किल्स भी लगाई जा सकती थी। बट यहाँ पर जो सवाल आपको मिलेंगे उसके अंदर जो है वो वर्क एनर्जी पावर का कोई ना कोई जिक्र यकीनन होगा। किसी एनर्जी का कोई जिक्र है या वर्क का जिक्र है या पावर का जिक्र होगा, इसलिए वो सवाल आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी याद रखें कि जब एक सवाल आप कर रहे होंगे और उसमें बाज़ औक़ात वो लिखता है यूज एन एनर्जी मेथड, जब वो लिखता है ना यूज एन एनर्जी मेथड, तो फिर तो आपने एनर्जी का ही इस्तेमाल करना है, मतलब फिर तो आपने वर्क एनर्जी पावर की स्किल्स को यूज करना है। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा ना, तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो वर्क एनर्जी पावर के टॉपिकल में होंगे और वर्क एनर्जी पावर से भी हो रहे होंगे और फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से भी हो रहे होंगे। तो याद रखें, जो तरीकेकार अब तक हमने पढ़े हैं उनको भी यूटिलाइज करते रहना पड़ेगा। तो पुरानी जो नॉलेज है उसको भी यूटिलाइज करते रहेंगे और वो नॉलेज अलॉन्ग विद न्यू नॉलेज जो हम अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो है हम बेसिक डेफिनेशंस को भी विजिट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी आपको पता भी होती हैं, बट हम क्योंकि हर चीज़ बेसिक से डिस्कस करते हैं, लिहाजा हम हर बात को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क डन की। व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क इज द, इसमें तीन चीजें बेसिकली, वर्क डन है, फिर एनर्जी है जिसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, और उसके अलावा पावर। सही है। तो इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन वाइज बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, एक्सप्लेनेशन वाइज चीजें कम है, कॉन्सेप्ट भी लिमिटेड ही है। लेकिन सवालात जो है वो अलग अलग तरीके से टेस्ट होता है, तो हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि सवाल किस तरह से डील किया जाता है। फिर मैं कुछ बातें, कुछ नसीहतें भी आपको साथ साथ करता जाऊंगा, तो आपने इंशाल्लाह उसको जहन में रखना है। बाकी उसको नोट्स फॉर्म में मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं बेस्ट पॉसिबल वे में इस टॉपिक को डिलीवर करूँ। तो मे अल्लाह ऑलमाइटी हेल्प अस इन अचीविंग द बेस्ट इंशाल्लाह। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वर्क डन। वर्क डन की हम तारीफ लेते हैं कि वर्क डन क्या है। तो सबसे पहले, वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स when it is moved over a certain distance by that force। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स when it is moved over a certain distance by that force। अच्छा, अब याद रखें, जब भी वर्क डन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, फोर्स का अप्लाई होना और डिस्टेंस का मूव होना। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। वर्क डन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई भी हो और साथ साथ वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मूव करे। अब मिसाल है, अगर एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है और आपने बहुत जान लगाई और जान लगाने के बावजूद वो हैवी ऑब्जेक्ट आप मूव नहीं कर पा रहे। मिसाल है, कोई हैवी मशीनरी है या एक्स वाई जेड, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है जो आपने पूरी जान लगा के हटाने की कोशिश की क्योंकि वो रास्ते में पड़ा हुआ था, लेकिन आप नाकाम रहे और आप उसको हिला भी नहीं सके। अब जो है, कोई आपका दोस्त आया, आपने कहा यार मैंने तो आज बहुत काम किया, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो वो पूछेगा भाई क्या काम किया तुमने? यू आर सेइंग दैट यू हैव डन सम वर्क। व्हाट काइंड ऑफ वर्क हैव यू डन? तो आप बोलेंगे यार मैंने ना ये मशीन को मूव करने में बड़ी जान लगाई। दोस्त बोलेगा यार क्या फजूल बातें कर रहे हो यार, कल भी ये यही पड़ी थी, आज भी यही पड़ी है, ये तो मुझे लगता है हल्की सी भी मूव नहीं हुई, तुम करो में तुमने काम किया है। बोला, नहीं यार मैंने पावर लगाई थी, ताकत लगाई थी, लेकिन ये मूव नहीं हो पाई। बोला फिर किस काम का यार तुम्हारी ताकत जो तुमने लगाई किस काम की है? तुम्हारा ताकत लगाना ना लगाना बराबर है, मेरे नजदीक तुमने कोई काम नहीं किया। और ये बात हकीकत भी है। जब मशीन उसकी जगह से हिली ही नहीं, तो फिर काम क्या हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। तो पता चला वर्क डन होने के लिए ये जरूरी है कि फोर्स अप्लाई भी हो और डिस्टेंस मूव भी हो। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस।
फोर्स भी अप्लाई होनी चाहिए और डिस्टेंस मूव भी होनी चाहिए। ये बात दिखी हुई है कि एक्सटर्नल फोर्स लगती है एंड इट इज मूव्ड ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय दैट फोर्स। और जब वो फोर्स लगने की वजह से मूव हो रहा है, डिस्टेंस मूव हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफर हुई है जिसकी वजह से वो मूवमेंट में आया, वरना तो वो रेस्ट पे था। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट थ्रू वर्क। सही है, तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट थ्रू वर्क। ये बेसिकली वर्क डन जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो चुकी है एक ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। उसके लिए जरूरी ये है कि फोर्स लगी भी और डिस्टेंस मूव भी हो। फॉर अ वर्क टू बी डन अ फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड एंड देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाती है जरूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे। तो याद रखें, जब हम वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस लेते हैं ना, तो जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस मूव होती है उसी डायरेक्शन की फोर्स हमें लेनी होती है। इसीलिए इसीलिए जो है वो नीचे जो एग्जांपल है उसके अंदर आप देखें, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन ये है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। बट फोर्स इस डायरेक्शन में लगने के बावजूद हम इस फोर्स को डिस्टेंस मूव से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अगर डिस्टेंस मूव सारे डी मीटर्स है तो मैं इस फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। बट ये फोर्स जो है, क्योंकि ये एक एंगल फॉर्म कर रही है विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये दो काम कर रही है। एक तो ये राइट ले जाने की कोशिश कर रही है, उसके अलावा ये अपवर्ड्स ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्योंकि राइटवर्ड मूव कर रहा है, तो राइटवर्ड्स मूवमेंट की वजह से मैं राइटवर्ड कंपोनेंट को ही लूंगा, बस दैट्स इट। तो पूरी फोर्स नहीं लूंगा कि ये फोर्स का क्योंकि एंगल है, तो इसको रिजोल्व करने पता चला कि दो कंपोनेंट्स हैं इसके, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा राइटवर्ड्स ले जाने की कोशिश में है और एफ साइन थीटा अपवर्ड्स। दरअसल ऑब्जेक्ट जा तो राइट रहा है, लिहाजा अगर ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है, लिहाजा राइटवर्ड कंपोनेंट को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें। तो एफ कॉस थीटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। दैट इज व्हाई लिखा हुआ है वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एफ डी कॉस थीटा भी कहा जाता है। वैसे तो डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को हम एस कहते हैं, बट यहाँ पर डिस्टेंस को डी ही कहा गया। तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, डिस्टेंस को अगर डी कह दूं तो एफ कॉस थीटा इंटू डी हो गया, विच इज एफ डी कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा कह लें या एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस कह लें, एक ही बात। तो बॉटम लाइन ये है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन की फोर्स हम लेंगे। तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपके सामने आसान भाषा में कही कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। उस कंपोनेंट को लेना है जो उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। तो कंपोनेंट, प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। उस फोर्स के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करवाना है डिस्प्लेसमेंट से। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। अगर आप देखें इसका जो बेसिकली इसके जो यूनिट्स हैं, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो वर्क डन का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर जो है ये जूल कहलाता है। ये बात लिखी हुई, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। अच्छा, अब इसकी जूल की डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज द जूल। अच्छा, ये जूल जो है ये ना सिर्फ एनर्जी का, वर्क डन का ऐसा यूनिट है, बल्कि जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो भी एनर्जीज है, लिहाजा उसका भी ऐसा यूनिट जूल्स ही है। द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज द जूल which is defined as the work done by a force of 1 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force। अगर कोई मुझसे पूछे भाई जूल की डेफिनेशन क्या है, तो आपको पता है कि 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर है, क्योंकि न्यूटन मीटर ही तो जूल कहलाता है। लिहाजा 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। एंड 1 न्यूटन मीटर का मतलब है कि 1 न्यूटन की फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की डिस्टेंस मूव करवाती है तो हम कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। 1 न्यूटन की फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की डिस्टेंस मूव करवाती है तो हम कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। दिस इज व्हाट इज रिटन। The SI unit of work is the joule, which is defined as the work done by a force of 1 Newton in moving an object through a distance of 1 meter.
1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर अगर मूव करवा दे तो हम कहेंगे 1 जूल, द वर्क डन इज 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1। अच्छा, अब याद रखें, जब कभी कभार किलो जूल्स में कोई कैलकुलेशन, कुछ वैल्यूज दी हुई होती हैं किलो जूल्स में, तो हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम यूजुअली जूल्स में काम करते हैं, किलो जूल में काम नहीं कर रहे होते। फिर अगर हमें आंसर किलो जूल्स वगैरह में देना है तो हम वापस किलो जूल में कन्वर्ट कर लें बेशक, लेकिन हम वर्किंग जो है वो जूल्स में ही करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर जो है वो समझ लें, मिसाल है किलो जूल में दिया हुआ है तो आप जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल्स के बराबर होता है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स। अच्छा, इफ द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल थीटा टू द लाइन विच along which distance is moved, ये बात मैंने कर ली। ये जो फोर्स है वो थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है अलोंग टू द लाइन along which distance is moved, मतलब डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है और उस हॉरिजॉन्टल से ही एंगल थीटा है। तो फिर उस केस के अंदर हम फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे जो इस वक्त राइटवर्ड्स है इन डायरेक्शन, विच इज एफ कॉस थीटा, और उसी को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात मैंने कवर कर ली कि एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस सिंप्लीफाइड टू एफ डी कॉस थीटा। ये बेसिक वर्क डन के बारे में बात है, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी लॉजिकल, वेरी इजी, राइट। तो फिर हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम बोलेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी क्यों है, तो किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होने की वजह उसका मोशन, उसकी स्पीड है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इसका मतलब उसकी स्पीड जीरो है, लिहाजा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, वो रेस्ट पर नहीं है, वो मूव कर रहा है, if an object is moving then it is definitely possessing kinetic energy। अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में, जो मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है या नहीं, जब गाड़ी चल रही हो तो उसके सामने आकर देखें कि कैसी एनर्जी फील होती है। या मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अगर नॉर्मली साइकिल भी चला रहा है और साइकिल के बीच में भी अगर आप अचानक आ जाएं और वो साइकिल आपके पाँव पे चढ़ जाए, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या उस साइकिल में एनर्जी थी या नहीं। यकीनन आपको महसूस होगा कि नहीं यार, एनर्जी तो थी, क्योंकि उसने आपको तकलीफ पहुंचाई और उसकी मूव होने की वजह से आपको चोट लग गई, लिहाजा आपको अंदाजा हो गया कि यार ये तो भाई खतरनाक चीज है। क्या आप जो है वो रास्ते में आ जाओ और कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर चढ़ जाए, तो यकीनन एनर्जी जो है उसका मुजाहिरा आपको होगा। आप देखेंगे उस एनर्जी को जब फील करेंगे, जब ऐसा कुछ आपको कभी सामना करना पड़े। तो ये याद रखें कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो kinetic energy is the energy an object has because of its motion. If we want to accelerate an object, then we must apply a force. ये बात भी यकीनी है। Applying a force requires us to do work. अगर हम ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में भी हमें फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है। और गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें ड्राइविंग फोर्स होती है। गाड़ी का जब इंजन एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उस फोर्स को जो है वो उस पर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से कार एक्सेलरेट करती है, उसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो अप्लाइंग अ फोर्स रिक्वायर्स अस टू डू वर्क। After work has been done, energy has been transferred to the object and the object will be moving with a new constant speed। अच्छा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यकीनन वर्क डन होता है। एंड आफ्टर द वर्क हैज बीन डन द एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स से धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं उस पर और वो मूव करता है डिस्टेंस, का मतलब कह रहे हैं कि हमने कोई वर्क डन किया है। तो उस वर्क डन की वजह से होता क्या है, ये सोचे। उस वर्क डन की वजह से होता क्या है कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे पड़ा हुआ था उस पर वर्क डन हुआ है, तो अब वो मोशन में आ गया तो उसके अंदर क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन जो है उस वर्क डन की वजह से क्या हुआ, एनर्जी मुंतकिल हो गई। और जो एनर्जी मुंतकिल हो गई उस एनर्जी का नाम होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट से होता है, जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। बट अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था और मैंने उसको धक्का दिया और मिसाल के तौर पे उस पर फ्रिक्शन भी नहीं है, वो जो सरफेस है जिसपे वो पड़ा हुआ है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो जितना वर्क डन होगा, जितनी फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो लेने के बाद जो हम निकाल रहे होंगे कि वर्क डन हुआ है, जितना वर्क डन हुआ होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा, मतलब उतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ी होगी। तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस मूवमेंट हो रही है और फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर उस केस में वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू
गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये ना वर्क एनर्जी इक्वेशंस बनते हैं जो आगे इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो बताइए राधा कि after work has been done, energy has been transferred to the object and the object will moving with a new constant speed। अब क्योंकि वो मूव कर रहा है विद स्पीड, लिहाजा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। The energy transferred is known as kinetic energy and it depends on the mass and speed achieved। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक जो है वो मास और स्पीड से भी होता है, क्योंकि अगर वर्क डन मैंने मिसाल है 100 जूल्स किया है और कोई फ्रिक्शन भी नहीं है और कोई हाइट में चेंज भी नहीं है, तो अगर वर्क डन 100 जूल्स हुआ है, इसका मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी 100 जूल्स की होगी। सही है, तो वर्क डन, जितना वर्क डन हुआ उतनी ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला क्या है? क्योंकि वर्क डन, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ एक ऑब्जेक्ट की जिसका मास और वेलोसिटी मुझे पता है, तो यकीनन ये बात सच होगी कि एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक उसके मास और उसकी वेलोसिटी से है, कि दरअसल उसका मास कितना है और उसकी स्पीड क्या है। क्योंकि अगर अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पहले की 5 है और दूसरे की भी 5 है, तो अब उन्हें दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है? नहीं भाई, बराबर नहीं है। अगर मिसाल है एक ऑब्जेक्ट का मास 50 kg है और उसकी स्पीड 5 है, और एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 100 kg है और उसकी स्पीड 5 है, तो अब उन्हें क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है? तो ये वही मिसाल है कि साइकिल जब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी उसके सामने आकर देखें, और गाड़ी जब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी उसके सामने आगे देखें, आपको फर्क पता चलेगा। ये क्या फर्क है? जितना हल्का ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो आपको हिट भी करेगा तो आपको चोट कम लगेगी, लेकिन जो भारी ऑब्जेक्ट होगा उसकी वजह से चोट ज्यादा लगेगी। क्यों भाई? क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है। पता चला ना सिर्फ स्पीड का ताल्लुक है, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक ना सिर्फ स्पीड से है बल्कि मास से भी है। तो जितना ज्यादा मास होगा और जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतना ज्यादा ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड द स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। वी इज द वेलोसिटी। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज द जूल, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अच्छा, अब यहाँ पर ना चेंज, गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मुलाज लिखे हुए। याद रखें, कोई मुझे कहे भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो मैं कहूंगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कैसे आया जरा सोचिएगा, कि अगर आप सोचें तो दरअसल हुआ ये था कि भाई आपने कहा मैं अगर चेंज इन के ही निकालना चाहता हूँ, तो आपने कहा मैं फाइनल फाइनल मास फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूँ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप मास लेंगे और फाइनल वेलोसिटी लेंगे। और अगर आप आपसे कोई कहता है भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो आप मास लेंगे जो कि कांस्टेंट ही, और अब इनिशियल स्पीड लेंगे। तो आप कहेंगे भाई अगर चेंज इन के ही निकालने को कोई आपसे कहेगा, तो आप कहेंगे फाइनल के ही निकालो और फिर उसमें से इनिशियल के ही माइनस करो। फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। सही है? तो अगर तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करोगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप फाइनल स्पीड लोगे, फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप इनिशियल स्पीड लोगे। तो हाफ एम वी स्क्वायर में से हाफ एम यू स्क्वायर माइनस करोगे, तो यहाँ पर आपको हाफ एम कॉमन निकाल के बताया हुआ है कि शॉर्टकट में आपको बार बार हाफ एम लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप हाफ एम को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। हाफ एम इज द कॉमन एंड ब्रैकेट में आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, अगर आप गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो भी फॉर्मूला यही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। से याद रखें चेंज का मतलब क्या है। चेंज अगर पॉजिटिव आ जाए, इफ द चेंज इन के इज पॉजिटिव देन दिस वुड मीन इट इज अ गेन, एंड इफ द चेंज इज नेगेटिव इट इज अ लॉस। ये उसूल याद रखें, क्योंकि हम फाइनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं। फाइनल अगर ज्यादा है और इनिशियल अगर कम है, इसका मतलब, सॉरी 20 है, 100 - 20 तो 80 आंसर आएगा। तो इसका मतलब फाइनल जब पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब फाइनल ज्यादा थी और इनिशियल कम थी, लिहाजा गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब चेंज का आंसर पॉजिटिव आए तो इट इज अ गेन। और अगर मिसाल है 100 में से 120 माइनस करता हूँ और -20 आ जाता है, इसका मतलब फाइनल कम थी और इनिशियल ज्यादा थी, तभी आंसर नेगेटिव आया। इससे पता चला कि यकीनन इट इज अ लॉस। चेंज का जो फॉर्मूला मैंने बताया उस फॉर्मूला को लगाएंगे और आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब इट इज अ गेन, और आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो इट इज अ लॉस। सर मैं चेंज इन के ही ले ही क्यों रहा हूँ, क्यों ना मैं गेन इन के ही या लॉस इन के ही रखूं। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, सवाल को देखते हुए, सवाल को पढ़कर
ये पता चल जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है या कम हुई है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो उसकी हाइट बढ़ती है, आगे बताऊंगा। नीचे आएगा तो उसकी हाइट कम होगी, लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट से है, हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, हाइट कम होगी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का पता भी चल जाता है। वर्क डन जो बाय ड्राइविंग फोर्स हुआ है अगर है तो उसका भी पता चल जाता है। बट जो चीज मुझे नहीं पता चलती है वो है के। आप बोले सर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो यकीनन अगर इंक्लाइन प्लेन पर है और नीचे आएगा तो वो तेजी से नीचे आएगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, जरूरी नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा और जो इंक्लाइन प्लेन है वो रफ है, उसकी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है उस फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड में कमी आई है। तो बताने का मकसद ये है कि काइनेटिक एनर्जी का हमें अक्सर पता नहीं चलता कि वो गेन हुई है या वो लॉस हुई। जब हमें ये ना पता चल रहा हो कि काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है या लॉस हुई है, तो उस केस में हम चेंज का लफ्ज यूज करते हैं। तो अक्सर सवाल के अंदर सवाल पढ़कर ये क्लियर नहीं होता कि वेदर द काइनेटिक एनर्जी विल बी अ गेन और अ लॉस। तो ऐसे केस में जब नहीं पता होता है तो फिर हम चेंज इन के का इस्तेमाल, यकीनन इनिशियल और फाइनल स्पीड नहीं पता होती तभी ना, तो फिर इनिशियल और फाइनल में से कोई एक चीज निकालनी होती है। लेकिन फॉर्मूला के अंदर जो आगे मैं वर्क एनर्जी इक्वेशन बताऊंगा उसमें चेंज इन के ही हमें लेने की जरूरत पड़ती है। तो हम फिर कैसे लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही लेते हैं। अब हो सकता है फाइनल पता हो इनिशियल ना पता हो, या हो सकता है इनिशियल पता हो फाइनल ना पता हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों स्पीड पता है तो फिर तो कंफर्म हो जाएगा कि गेन है या लॉस है। बट अगर दोनों स्पीड में से एक स्पीड पता है दूसरी नहीं पता, तो फिर ये कंफर्मेशन नहीं होती कि गेन है या लॉस है, अनलेस एंड अनटिल वो लिखे कि स्पीड इंक्रीज हुई है या स्पीड डिक्रीज हुई है। कहेगा स्पीड इंक्रीज हुई है तो गेन है, डिक्रीज हुई है तो लॉस है। बट अगर वो इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, इसका मतलब ये होगा कि इट इज गोइंग टू बी अ मतलब it is a change in ke, and if it's positive then it is a gain, and if it's negative then it is a loss। तो ये बात आप अपने जहन में रखें कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल में से इनिशियल को हमें माइनस करना। अच्छा, अगर गेन इन काइनेटिक एनर्जी है तो इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, सेम एज चेंज, क्योंकि गेन का मतलब ही ये होता है कि स्पीड बढ़ी है। यकीनन गेन इन के का मतलब ये है कि स्पीड बढ़ी है। तो जब स्पीड बढ़ी है इसका मतलब फाइनल ज्यादा होगी, इनिशियल कम होगी। तो हम फिर यही करते हैं कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। ये एग्जैक्टली ये चीज को हम फॉलो करते हैं, फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं। मतलब ये वाला मामला ही हम कॉपी कर रहे होते हैं। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज एप्लीकेबल फॉर फाइनल, फॉर गेन एज वेल एज फॉर चेंज। चेंज निकालना है या गेन निकालना है, ये वाली बात लागू होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो लॉस का मतलब ही ये है कि कमी आई है, और कमी आने का मतलब ये होता है कि इनिशियल ज्यादा थी और फाइनल कम थी। तो जब आप लिख ही लॉस रहे हो तो फिर लॉस के केस में आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक्सेलेरेशन अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो आपके जहन में आएगा कि स्पीड कम हो रही है, अनलेस एंड अनटिल डायरेक्शन चेंज होने की बात हो रही हो। हमने काफी कुछ पढ़ा था काइनेमेटिक्स में। अभी हम समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, राइट पर जा रहा है। तो राइट पर जाते जाते अगर एक्सेलेरेशन 2 है इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। राइट पर जाते जाते ए माइनस 2 हो गया, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। लेकिन कोई मुझे कहता है डिसेलरेशन इक्वल्स -2, नाउ इट वोंट मेक सेंस, क्योंकि डिसेलरेशन है ही नेगेटिव टर्म, ए इज अ पॉजिटिव टर्म, राइट। तो ए पॉजिटिव टर्म होने की वजह से हम वैल्यू का इंतजार करते हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वाकई बढ़ रही है, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब स्पीड कम हो रही है। लेकिन जब डिसेलेरेशन का वर्ड आता है तो इट इज नॉट अ पॉजिटिव टर्म, इट इज अ नेगेटिव टर्म, जिसका मतलब ही स्पीड का कम होना है। तो अब मैं माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अब मैं खाली 2 लिखूंगा, जिसका मतलब ही पढ़ने वालों को, देखने वालों को समझ आ जाएगा कि डिसेलेरेशन 2 है, इसका मतलब स्पीड 2 से कम हो रही है हर सेकंड। बस यहाँ पर भी यही मामला। जब लॉस इन के लिखा हुआ है तो फिर माइनस लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। लिहाजा पढ़ने वालों को, देखने वालों को पॉजिटिव वैल्यू नजर आनी चाहिए। अब वो वैल्यू अगर पॉजिटिव 500 में नजर आएगी तो वो समझ जाएंगे कि 500 जूल्स का लॉस हुआ है। लेकिन लॉस के साथ माइनस का वर्ड इट इट वोंट मेक सेंस। जैसे डिसेलेरेशन के साथ -2 नहीं लिखेंगे, डिसेलेरेशन की वैल्यू माइनस में नहीं ले सकते, इसी तरह लॉस की वैल्यू भी माइनस में नहीं दे सकते। तो लॉस की वैल्यू माइनस में नहीं देनी, इसीलिए हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। और बड़े में से छोटा माइनस करने का मतलब यह है क्योंकि लॉस हुआ है लिहाजा इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है। लिहाजा हमने यही वाला फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें फर्क ये आता है कि हम इनिशियल माइनस फाइनल कर दें। तो अगर हम यहाँ इसको फॉलो करेंगे इस चीज को, तो आपका जो फाइनल है वो इनिशियल बन जाएगा, और जो इनिशियल है वो फाइनल बन जाएगा। तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। और स्पीड की अगर हम बात करें तो ये v जो है
हाँ, ये पूरी चीज यहाँ चली जाएगी, ये पूरी चीज यहाँ आ जाएगी, ये पूरी चीज यहाँ आ जाएगी, तो ये हमने मुंतकिल कर दिया यहाँ। ये देख, परफेक्ट हो गया। सही है। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल है, तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल में से फाइनल को माइनस करना। तो चाहे चेंज हो चाहे गेन हो, उसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल है, बट अगर लॉस होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल है। क्यों भाई? क्योंकि लॉस के केस में आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव आंसर तभी आएगा जब इनिशियल जो बड़ी वैल्यू है उसमें से फाइनल जो कि छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो इनिशियल माइनस फाइनल। सही है। और ये बात हमने कर दी, चेंज पॉजिटिव है तो गेन है, और चेंज नेगेटिव है तो इट इज अ लॉस। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का हो गया। यहाँ तक जो बात मैं बता रहा था सारी बातें क्लियर है? कोई कोई चीज़ तो नहीं है जो आप पूछना चाहते हैं? नेक्स्ट पेज की जाने पड़ रहे हैं, तो मैंने कहा इस पेज पे पूछ लूँ, कोई चीज़ तो नहीं है जो आपको नहीं समझ आई? एक दफा एक्नॉलेजमेंट दे दें, यस सर इट्स क्लियर सर, आई कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी, 100 क्लियर टू एवरीवन। पोटेंशियल एनर्जी आपको मैंने बताया कि इट इज ड्यू टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। अब मिसाल है, अगर जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास वक्त हम खड़े हुए हैं, और ऊपर से कोई कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है हमारे सर पे। जब तेईस वो हमारे सर पे आता है, तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है। राइट। तो वो एनर्जी का अंदाजा तब होता है जब वो सर पे आके हमारे लगे। जमीन पे आके लगेगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी एनर्जी है। लेकिन अब सोचिए, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, वो उतना ज्यादा जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वो ऊपर है तो, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ऊपर है, अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है, बहुत ज्यादा ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, और वो जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी। लिहाजा वो जाहिर सी बात है, फिर वो आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो अगर आप हल्के ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना, तो नीचे आते हुए आपको उसकी स्पीड कम महसूस होगी, मतलब उसकी एनर्जी कम महसूस होगी, क्योंकि पोटेंशियल ही काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होती है। लिहाजा बहुत भारी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे, जैसे मिसाल टेनिस की बॉल को कोई ऊपर से फेंकता है, तो आप उसको नीचे कैच कर लेंगे, क्योंकि वो एक हल्का ऑब्जेक्ट है। लिहाजा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम थी। वो भी मास पे डिपेंड करती है, तो मास कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लिहाजा जब वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो वो भी कम होगी। लेकिन अगर बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से फेंके, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। लिहाजा जब वो आप तक पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, और अगर आप उसको कैच करने की कोशिश करेंगे तो आप डैमेज हो सकते हैं, आपको हर्ट हो सकता है। लिहाजा आप उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी कैच करने की कोशिश ना करें। जैसे समझ लें, एक वाटर बॉटल है, पानी से भरी वाटर बॉटल कोई आपको ऊपर से कैच दे रहा है, कोई फोर्थ फ्लोर पे रहता है या फिफ्थ फ्लोर पे रहता है, और आपको बोला कि चलो भाई पानी की बोतल जो है, जैसे मिसाल है कि आप जो है स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जाते हुए आप जो है, आपकी वालदा आपको वाटर बॉटल देती हैं, और आप वाटर बॉटल ले जाना भूल गए, और आप फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं। तो अगर आपकी वालदा फिफ्थ फ्लोर से आपको एक वाटर बॉटल फेंकती हैं, और आप उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, तो आप जब ऊपर से वालदा फेंकेंगी और आप जब कैच करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उसी वक्त अंदाजा होगा कि इतनी भारी बॉटल अगर मैं कैच करने की कोशिश करूंगा तो मैं तो जख्मी हो जाऊंगा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा। क्यों ऐसा? वही वालदा उसी जगह से टेनिस की बॉल फेंकेंगी तो आप मजे से कैच कर लोगे, लेकिन वही वालदा जब पानी से भरी बॉटल फेंकेंगी तो आप कैच नहीं कर पाओगे। और अगर वो बॉटल जमीन पे गिरेगी तो उसके छिछड़े उड़ जाएंगे, इतने ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे उसके, क्योंकि वो इतनी हाइट से आई थी कि वो जब जमीन पे टकराएगी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब वही ऑब्जेक्ट सेम हाइट से ड्रॉप होने पे कभी ज्यादा एनर्जी का दिखा रहा है और कभी कम। तो इसकी वजह क्या है कि उसका मास ज्यादा है। इसका मास ज्यादा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मास कम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। मास ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, मास कम, पोटेंशियल एनर्जी कम। हाइट और मास दोनों से ताल्लुक है इसका। सही। एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अ हेवी बॉल इज स्टोरिंग एनर्जी व्हेन इट इज हेल्ड एट एन एलिवेटेड पोजीशन। उठी हुई पोजीशन पे, जमीन पे नहीं है, जमीन से उठी हुई पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट है, एक हेवी बॉल है, which is held at an elevated position, then it is possessing some energy, and that energy due to height is called the potential energy. This stored energy of position is referred to as potential energy. यही बात देखिए, an object of mass m kg held at a height of h meters above the ground possesses potential energy, and the formula is mgh, and we know that the value of g is going to be 10.
जी आपको पता है कि वैल्यू के लिहाज से जी की वैल्यू हमेशा 10 होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, राइट। तो हम जी जो है वो 10 ले रहे होते हैं। तो एम जी एच, जी हमेशा 10 लेना है। मैकेनिक्स के सिलेबस ने ये बात लिखी है, लिहाजा इसको भूलिएगा मत। कुछ बच्चे फिजिक्स वाली 9.81 9.8 ले रहे होते हैं, बट इट इज ऑलवेज 10। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि ये बात आपके जहन में बैठ जाए और आप बिल्कुल भी गलती ना करें। तो मास इंटू जी इंटू हाइट, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है गेन स्लैश लॉस इन पी लिखा है, चेंज इन पी मैंने नहीं लिखा। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि चाहे आपको गेन निकालना हो, चाहे आपको लॉस निकालना हो, आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है तो फिर फाइनल हाइट, अच्छा वहां तो इनिशियल और फाइनल का सीन था ना, यू और बी, यहाँ कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो यहाँ मैंने बस इतना लिखा है कि कैपिटल एच का मतलब होगा बड़ी हाइट है, और स्मॉल एच का मतलब है स्मॉलर हाइट है, कम हाइट है। बड़ी हाइट है और छोटी हाइट है। तो चाहे गेन निकालना हो या लॉस निकालना हो, क्योंकि आपको गेन जब निकालना होगा तो गेन का आंसर भी पॉजिटिव में ही देंगे, क्योंकि जब गेन का वर्ड लिख दिया है तो वो है ही पॉजिटिव टर्म। इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव में ही आनी चाहिए। और जब लॉस का मतलब है लॉस इन पी है, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि लॉस एक नेगेटिव टर्म है। लिहाजा देखने वालों को जब पॉजिटिव वैल्यू नजर आएगी तो वो समझ जाएंगे कि ये लॉस है। तो गेन इन पी पूछा जाए, गेन इन पी निकालना हो या लॉस इन पी निकालना हो, फॉर्मूला यही होता है कि आप एम जी एच में से एम जी एच को माइनस कर दें। एम जी एच में से एम जी एच को माइनस कर देते हैं। अब इसमें इनिशियल पोटेंशियल कौन सी है, फाइनल कौन सी है, छोड़ दें। बस ये समझ लें कि अगर आपको लॉस भी निकालना हो या गेन निकालना हो तो आप बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ कैपिटल एच को कहा है ये बड़ी वाली हाइट है, और स्मॉल एच को कहा है छोटी वाली हाइट। तो बाज औकात इनिशियल हाइट जो है, गेन के केस में आपको पता है कि आपकी फाइनल हाइट ज्यादा होती है। तो इस केस में ये जो एच है ये फाइनल हाइट होगी और स्मॉल एच इनिशियल हाइट होगी। और लॉस के केस में आपको पता है कि इनिशियल हाइट ज्यादा होती है, लिहाजा इसी एच को फिर मैं इनिशियल मान लूंगा और इसी एच को मैं स्मॉल एच को मैं फाइनल मान लूंगा। तो यहाँ पर ये कैपिटल एच और स्मॉल एच इनिशियल और फाइनल को डिनोट नहीं कर रहे, बल्कि ये डिनोट कर रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है गेन और लॉस में फर्क है। गेन के अंदर हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ये बात ऊपर हमने तय कर ली थी। और लॉस के केस में हम इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। बट यहाँ हमने फॉर्मूला जो डिफाइन किया है वो हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि चाहे इनिशियल माइनस फाइनल हो या फाइनल माइनस इनिशियल, जो कैपिटल एच है इसका मतलब वो ज्यादा वाली हाइट है, और स्मॉल एच का मतलब छोटी वाली हाइट है। तो कभी जो है वो इनिशियल वाली ज्यादा होती है और कभी फाइनल वाली ज्यादा होती है। तो वो बेसिकली मेरा बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि हम यहाँ तो चेंज नहीं निकालते, क्योंकि पी का तो पता चल जाता है ना, के का तो पता नहीं चलता कि के जो है वो गेन हो रही है लॉस हो रही है, बट पी का आपको बहुत वाजे तौर पर पता चल जाता है कि क्या ये गेन है या लॉस है। तो गेन या लॉस का ही वर्ड अब यूज करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी के साथ चेंज का वर्ड यूज नहीं करते, बिकॉज वी आर वेरी मच मच श्योर कि यहाँ पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो गेन निकालना हो या लॉस निकालना हो, बड़े में से छोटा माइनस करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड। और बड़े में से छोटा माइनस करना है, इसका मतलब यहाँ मैं इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिख रहा, यहाँ पर मैंने लिखा है बिग माइनस स्मॉल, सही है। लार्ज में से स्मॉल माइनस करना है। लार्ज माइनस स्मॉल, बड़े में से छोटा माइनस करना है, सही है। तो ये है यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल में कंफ्यूज ना हो। कॉन्सेप्ट यही है कि जब गेन होता है तो इट्स फाइनल माइनस इनिशियल, और जब लॉस होता है तो इट्स इनिशियल माइनस फाइनल। बट यहाँ पर मैंने जो लिखा है दैट इज लार्ज माइनस स्मॉल। तो कैपिटल एच का मतलब है कि बड़ी हाइट है तो बड़ी वैल्यू आएगी ओवरऑल, और स्मॉल एच का मतलब है स्मॉल हाइट है, इसका मतलब छोटी वैल्यू आएगी। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ से आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, अब ये बात तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की। तो हमने वर्क डन की एनर्जी, वर्क डन की डेफिनेशन देख ली, फिर हमने पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी देख लिया, फिर हमने पोटेंशियल भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो क्या कहता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर हम ऊपर से बॉल को फेंकेंगे या ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। और फिर मैंने वहां भी बताया कि जब एक डब्बे पे पावर लगती है, वर्क डन उस पे, उसको फोर्स से पुश किया जाता है, उस पर कुछ वर्क डन होता है, तो वो ही फोर्स जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब जो बातें मैं कर रहा था ना, ये
अच्छा, वो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही होती है ना, तो वो एक्सटर्नल फोर्स या जो फ्रिक्शन है उसको हम नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं। वो क्या होती है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल कहता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ये क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। ऑल्दो इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मुंतकिल हो जाती है। समझ लें, अगर एक बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वो ऑब्जेक्ट जमीन पे आके रेस्ट पे आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट छोटी सी चीज है जो उसको ऊपर से जो है वो नीचे जब फेंका गया, जैसे एक बॉक्स जब मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो वो बॉक्स नीचे आके जमीन पे चला जाएगा। जमीन में जब वो हिट करेगा तो हिट करने के बाद तो वो रेस्ट पर आएगा, बट जब जिस स्पीड से वो हिट कर रहा होगा वो जमीन पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जमीन पे लगने के बाद तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, बट जिस वक्त वो फ्लोर को हिट कर रहा था उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। क्यों भाई, जितनी पोटेंशियल थी तमाम की तमाम काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। हाँ, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस है या कोई और फोर्स है हवा के अंदर तो उसकी वजह से फिर वो भी फोर्स जो है वो अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वो ओवरऑल एनर्जी को कम करने का सबब बनेगी, इसीलिए उसको कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स कहलाती है एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको मजीद वजाहत से बताता हूँ। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने एयर रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया, सिलेबस में उसने लिखा हुआ है कि जब भी मैं एयर रेजिस्टेंस की बात ना करूं, जब भी मैं एयर रेजिस्टेंस के हवाले से खामोश रहूं, तो आप समझ जाइएगा कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो लागू होगी और लागू नहीं होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस के हवाले से मैं खामोश हूं इसका मतलब देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, यू हैव टू इग्नोर दैट। और एयर रेजिस्टेंस सिर्फ तभी लेनी होगी जब मैं उसका जिक्र करूं। एयर रेजिस्टेंस सिर्फ उस वक्त लेनी होगी जब मैं उसका जिक्र करूं, वरना जो है एयर रेजिस्टेंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ऊपर से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका तो क्या हुआ भाई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया उतना ही काइनेटिक में गेन आ गया। तो ये क्या है कि एक एक फॉर्म से कन्वर्ट होकर दूसरी फॉर्म में जा रही है, जाया नहीं हो रही। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो मिसाल दी उसमें पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्जन हो रही है। इफ यू टेक ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनटू अकाउंट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को अगर आप ले लें, तो इनिशियली आप तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को ले लें, मतलब टॉप ऑफ द जब ऑब्जेक्ट टॉप पे था उसकी पोटेंशियल काइनेटिक का सम ले लें, और जब बॉटम पे चला गया अब पोटेंशियल काइनेटिक का सम ले लें, तो आपको नजर आएगा कि जो टोटल ऊपर था वही टोटल नीचे आएगा। या किसी भी पॉइंट पे आप मिसाल है ऊपर से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, अब ड्रॉप करने के बाद आपने उस पॉइंट पे नहीं देखा, थोड़ा नीचे जाके जब वो हवा में था ना, जब आपने उसकी स्पीड चेक की, उस हवा में जिस पॉइंट पे वो हवा में था उस वक्त आपने उसकी हाइट भी मेजर की, उसकी पोटेंशियल भी निकाली और काइनेटिक भी निकाली, स्पीड को मेजर करके उसकी पोटेंशियल काइनेटिक को सम किया। फिर आपको पता है टॉप पे जब आपने रेस्ट से उसको फेंका था तो उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल थी, काइनेटिक तो जीरो ही थी। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक विच इज जीरो। टॉप टॉप पे आपने देखा, मिडिल में आपने देखा पोटेंशियल भी है काइनेटिक भी है, तो पीई प्लस केई। और जब बॉटम पे चले गए तो ऑब्जेक्ट की जो है पी जीरो हो गई, तो पी प्लस केई में पी जीरो है और केई। तो टॉप पे जो पी थी, बॉटम पे जो केई थी, और बीच में जो पी और केई का सम था, ये तीनों लेवल्स पे टोटल एनर्जी आपकी सेम आई, क्योंकि टॉप पे खाली थी ही पोटेंशियल, काइनेटिक थी नहीं। तो ऊपर टॉप पे हमने सिर्फ पी ली, बी दरमियान में दोनों थी तो आपने पी भी ली और के भी ली, और बॉटम पे आपकी सिर्फ और सिर्फ के ही थी तो आपने सिर्फ के ही ली। तो जो टॉप पे जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था जो उसकी पोटेंशियल थी, और जो बॉटम पे जब ऑब्जेक्ट की हाइट जीरो हो चुकी थी उसकी काइनेटिक थी, और जो बीच में जब ऑब्जेक्ट की हाइट भी थी और उसका मोशन भी था, पी प्लस के, ये तीनों लेवल्स पे टोटल एनर्जी आप देखेंगे वो आपको सेम नजर आएगी। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है। इट इज बेसिकली एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है, उसको फ्री फॉल मोशन के तहत नीचे फेंक दिया जाता है, तो नीचे फेंकने की वजह से क्या हो रहा है, लिखा हुआ है when a body falls freely its kinetic energy increases while its potential energy decreases। क्योंकि हाइट कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जब पोटेंशियल कम होगी तो फिर काइनेटिक इंक्रीज होगी। बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग द फ्री फॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि टॉप पे सिर्फ पी होगी, के नहीं होगी, तो पीई प्लस जीरो, क्योंकि के जीरो है। तो बीच में कहीं आप देखते हैं तो आप देखेंगे पीई प्लस के होगी। और बॉटम पे अगर आप देखते हैं तो जीरो, क्योंकि पी जीरो है तो पी प्लस के होगी, लेकिन पी जीरो है। तो यहाँ पी प्लस जीरो, यहाँ जीरो प्लस के, और बीच में पी प्लस के। तो अगर मिसाल है ये 1000 है, तो फिर ये भी 1000 होगी और ये भी 1000 होगी। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, जो कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी देख लो, तो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होगा ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स नहीं है। इस पर मैं अभी बात थोड़ी देर में करता हूँ। तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ना कोई ड्राइविंग फोर्स है, ना कोई पुलिंग फोर्स है, ना कोई फ्रिक्शन है, ना कोई एयर रेजिस्टेंस है, लिहाजा उस केस के अंदर टोटल एनर्जी आप देखेंगे सेम, जैसे कि आपको मैंने ये एग्जांपल में बताया। तो its kinetic increases while potential decreases, but the total mechanical energy is conserved during the free fall. The total mechanical energy of a body at a point during free fall is equal to the sum of the kinetic energy and the potential energy of the body at that point. कोई आपसे पूछे भाई इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने रखे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट ओ, इन तीनों पॉइंट्स पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम होगी। जो मैंने मिसाल दिया कि 1000 है अगर, तो तीनों पॉइंट्स पे 1000 जूल्स ही होगी। ये लिखा हुआ है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी इक्वल्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ओ। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, अब ए से ओ के दरमियान मुस्तकिल एक याद रखें, जो मैं आपको वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, उसमें बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं कि अगर ए से ओ तक का मामला देखना है, तो वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पे लेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ओ पे लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ओ, और उससे काम करेंगे। तो यहाँ भी पी और के का सम लेंगे, यहाँ भी पी और के का सम लेंगे। ए पे जो है वो इनिशियल पी इनिशियल के ही होगी, और ओ पे फाइनल पी और फाइनल के ही होगी, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये भी एक तरीका होता है वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाने का, इससे भी काम होता है। लेकिन मैं इस तरह से वर्क एनर्जी इक्वेशन नहीं बनाता। मैं ये करता हूं कि मैं ए से लेकर ओ तक ये देखता हूं कि दरअसल हुआ क्या है, कॉन्सेप्चुअली हुआ क्या है, कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है, या वाइस वर्सा हुआ है, क्या हुआ है, कॉन्सेप्चुअली क्या मामला हुए। ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई इन दोनों के दरमियान कुछ भी हुआ हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो ए पे है वो भी देख ले, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो ओ पर है वो भी देख ले, और इक्वेट कर। लेकिन दूसरा जो मैं कौन से फॉलो करता हूँ, उसमें ये मैं पूछता हूँ भाई ए से ओ के दरमियान क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर हाइट कम हुई है। मैं बोलूंगा हाँ हाइट कम हुई है ना, इसका मतलब लॉस इन पी है। आप बोलेंगे सर स्पीड बढ़ी है, मैंने कहा हाँ इसका मतलब गेन इन काइनेटिक है। अच्छा सर इसका मतलब लॉस इन पी इज इक्वल टू गेन इन की, मैंने कहा यस। ये कॉन्सेप्चुअली जो हुआ है ना, उसके मुताबिक मैं वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली अप्रोच है, और बहुत ज्यादा आपको आसानी से आपको डीलिंग आ जाती है। तो ए से लेकर ओ तक क्या हुआ है भाई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो है वो काइनेटिक एनर्जी के का गेन बन गया। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ए से लेकर ओ तक क्या हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाइट कम हुई है लिहाजा लॉस इन पी, और स्पीड बढ़ी है लिहाजा गेन इन की। और जितना लॉस इन पी होगा उतना ही गेन इन के ही होगा। ये बात भी आपको बताई थी कि लॉस इन पी हो गया वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और गेन इन के की भी पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। लॉस या गेन के अंदर पॉजिटिव ही आता है, लेकिन जो आपका चेंज है उसमें फिर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। और चेंज अगर पॉजिटिव आ जाए तो इट इज अ गेन, और अगर नेगेटिव आ जाए तो इट इज अ लॉस। लेकिन मैंने आपको बताया कि चेंज का वर्ड हम पी के साथ नहीं लगा रहे होते, चेंज का वर्ड हम के के साथ लगा रहे होते हैं, क्योंकि के का बाजू का हमें नहीं पता चलता कि वो गेन हो रही है लॉस हो रही है, बट पी का तो हमें सवाल पढ़ के और डायग्राम वगैरह देखकर पता चल जाता है। डायग्राम बना हुआ है तो फौरन पता चल जाता है, और अगर डायग्राम नहीं है, सवाल है, तो सवाल पढ़ के पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर। लिहाजा पी में चेंज का वर्ड हम यूज नहीं करते। अच्छा, ए से ओ तक का मामला मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं थी। ये पार्टिकल था, ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसमें कोई इंजन विंजन है। ये तो एक नॉर्मल पार्टिकल है जो फ्री फॉल है, जिसको हमने सिर्फ ड्रॉप किया है। लिहाजा
ना कोई ड्राइविंग फोर्स है और ना एयर रेजिस्टेंस है, क्योंकि जिक्र नहीं होगा एयर रेजिस्टेंस का और फ्री फॉल मोशन है, इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर होगी। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं होती तो फिर ये वाला मामला हो रहा है ए से ओ तक। अच्छा, अब हम आते हैं नॉन एक्सटर्नल फोर्सेज होंगी तो क्या होगा, इस पर भी हम बात थोड़ी देर में करते हैं। पहले हमने आपको बताया कि नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस के जिक्र किया, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती है? एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, any transition between kinetic energy and potential energy conserved the total energy of the system. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल में जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वजह से टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो कंजर्व हो रही है। ये बात हमने करी, अभी पढ़ी थी कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांजिशन हो रहा है, खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, दिस वाज पाथ इंडिपेंडेंट। इसके लिए आप देखें ना कि अगर मैं मिसाल है ए और बी का कंपैरिजन कर रहा था, ए पे टोटल एनर्जी और बी पे टोटल एनर्जी ले रहा था, या ए पे और ओ पे ले रहा था, तो उसके लिए मुझे ये देखने की जरूरत नहीं थी कि ए और बी में कितना फासला है, बी और ओ में कितना फासला है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का गेन और लॉस वगैरह निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए होगी, लेकिन वैसे जो है इसमें मुझे कहीं इक्वेशन, वर्क एनर्जी इक्वेशन जब हम बना रहे होते हैं, तो हम जब लॉस और गेन के बारे में ट्रांजिशन दिखा रहे होते हैं, तो उसमें किसी भी पॉइंट पे हम ले लें, ए से लेकर ओ तक किसी भी पॉइंट में हम ले लें, तो हम वही इक्वेशन बनाएंगे, लॉस इन पोटेंशियल। ए से अगर ड्रॉप होकर नीचे आ रहा है, किसी भी पॉइंट में देख लेंगे तो लॉस इन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। तो याद रखें, जो आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है ना, जो कंजर्व होती हैं, जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती, meaning that we can start and stop at any 2 points in the problem and the total energy of the system, kinetic plus potential at these points are equal to each other. तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई ए से लेकर बी तक अगर मामला है, ए से बी तक कंसिडर करोगे तो फिर लॉस इन पी गेन इन के ही होगी, लेकिन जब ए से ओ तक जाओगे तो फिर जो है कुछ एनर्जी जाया भी हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर होगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं। अगर ए से लेकर बी तक लॉस इन पी और गेन इन के में कन्वर्टेड है, लॉस इन पी इक्वल्स गेन इन के है, तो ए से ओ तक में यही मामला है, बी से ओ में भी यही मामला। तो इसमें पाथ का कोई ताल्लुक नहीं था। दैट इज वाई वी आर सेइंग के जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उसमें पाथ का ताल्लुक नहीं होता, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, meaning that we can start and stop at any 2 points in the problem and the total energy of the system, kinetic plus potential at these points are equal to each other. किसी भी पॉइंट पे कंसिडर कर लो पाथ, जितनी भी डिस्टेंस कवर होने के बाद आप कंसिडर कर लो, तो आपको हमेशा ये नजर आएगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है। ये जो है ना कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। इफ अ फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड किस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हैं और किस पॉइंट पे स्टॉप हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता, और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो है वो बराबर रहती है तमाम पॉइंट्स पर, इसका मतलब वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डिसिपेटिव फोर्सेज, ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज होती हैं जो डिस्ट्रक्ट करती हैं। डिक्शनरी मीनिंग आप डिसिपेटिव का देखेंगे ना, आपको डिस्ट्रक्टिव नजर आएगा। तो आर डिसिपेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, ये क्या करती हैं बाज़ औक़ात, मतलब डिसिपेटिव फोर्सेस डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, डिस्ट्रक्ट का मतलब हमेशा नहीं है कि एनर्जी कम होगी, कभी ये बढ़ाती भी है सिस्टम को। जैसे अगर ड्राइविंग फोर्स है या पुलिंग फोर्स है, तो ये डिसिपेटिव फोर्सेस को इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है ना, ये जो टोटल एनर्जी है ना उसको चेंज करती है, उसको डिसिपेट करती है। ये डिसिपेटिव फोर्सेस इसको इसलिए कहा जा रहा है कि टोटल एनर्जी जो है ना उसमें चेंजेस ला रही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डिसिपेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन, ड्राइविंग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस या एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स। दीज फोर्सेस टेक एनर्जी, अभी जो यहाँ पर जिक्र हुआ है ना उसमें सिर्फ फोर्स फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस का हुआ है, इसलिए मैं उसी की बात करता हूँ। Non-conservative forces are dissipative forces such as friction or air resistance. These forces take energy away from the system as the system progresses. अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस है, तो ये क्या करेंगे, ये टोटल एनर्जी को कम कर देंगे। मतलब अगर समझ लें टॉप पे आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल्स थी और एयर रेजिस्टेंस भी है, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो वो एयर रेजिस्टेंस से लड़ते लड़ते जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तो अब उसकी टोटल एनर्जी 800 जूल्स हो चुकी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 200 जूल्स कहाँ जाया हो गई।
तो आप कहेंगे इट इज वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कह रहे हैं या वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये 200 का जो लॉस हुआ है ना, दिस 200 joules इज बेसिकली द वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। कि 1000 जूल की एनर्जी थी, सारी की सारी जो है कन्वर्ट नहीं हो पाई। 1000 में से 800 तक, 800 तो काइनेटिक बन गई, 1000 की पोटेंशियल 800 की काइनेटिक तो बन गई, बाकी 200 कहाँ चली गई? फ्रिक्शन से लड़ते लड़ते जाया हो। लिहाजा 200 जूल्स की एनर्जी जो जाया हुई है उसको हम कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ये वो वर्क डन है जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हुआ है, रेजिस्टेंस से लड़ते लड़ते हुआ है। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? अब इक्वेशन बन जाएगा यहां से यहां तक आप कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पी इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्लस गेन इन के। गेन इन के पोटेंशियल का लॉस 1000 हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस 200 हुआ है, और गेन इन पी 800 हुआ है। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, 1000 इक्वल्स टू 1000 हो गया। 1000 का लॉस हुआ है लेकिन गेन 800 का हुआ है, और बाकी 200 रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाया हो चुका है। तो लॉस इन पी इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्लस गेन इन के। ये आपका जो है इक्वेशन बनेगा जिसको हम कहेंगे वर्क एनर्जी इक्वेशन। ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाने की तरीका बता रहा हूँ। वर्क एनर्जी इक्वेशन अभी मजीद तफसील इसकी थोड़ी देर बाद आपके सामने लाता हूँ, ताकि आपको और क्लैरिटी आए कि ये वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है ये बनता कैसे है, ये वर्क एनर्जी इक्वेशन बनता कैसे है। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है डिसिपेटिव फोर्सेस होती हैं, जो टोटल एनर्जी जो है उसको कंजर्व नहीं करती, बल्कि कभी उसको कम कर देती हैं और कभी ज्यादा कर देती हैं। क्योंकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, लिहाजा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फोर्सेस सिस्टम से एनर्जी को ले लेती है। तो 1000 की एनर्जी थी तो 200 की एनर्जी सिस्टम से ले ली। 1000 की एनर्जी कन्वर्ट जब हुई तो सिर्फ 800 कन्वर्ट हुई, बाकी 200 जाया हो गई। क्योंकि ये फोर्सेस डिसिपेटिव फोर्सेस जो है ये सिस्टम से एनर्जी को ले लेती है। अभी मैं सिर्फ डिसिपेटिव फोर्सेस में फ्रिक्शन को और एयर रेजिस्टेंस को ले रहा हूँ, जो कि टोटल एनर्जी कम कर रही है। दीज फोर्सेस टेक एनर्जी अवे फ्रॉम द सिस्टम एज द सिस्टम प्रोग्रेसेस, एनर्जी दैट यू कांट गेट बैक। अब जो रेजिस्टेंस से लड़ते लड़ते, हवा से लड़ते लड़ते जाया हुई है, वो एनर्जी वापस नहीं आएगी, वो जाया हो गई। आप बोले यार 1000 एनर्जी थी, मुझे तो 1000 ही चाहिए। नहीं भाई, नहीं आ सकती, 200 की जाया हो गई तो बस हो गई। दीज फोर्सेज आर पाथ डिपेंडेंट। अब आप ये चीज नोट करेंगे कि यार ऊपर अगर 1000 जूल्स थी, तो अगर आप बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो उस वक्त आपको 900 जूल्स की ही नजर आएगी इस पॉइंट पे। अच्छा, नहीं, मैं बल्कि मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे मिसाल है आपकी पोटेंशियल 500 हो चुकी है और काइनेटिक जो है आपकी 400 है। इसका मतलब 1000 की एनर्जी टोटल थी, 1000 से मामला शुरू हुआ था, और इस पॉइंट तक, ये पॉइंट ए या पॉइंट बी है, पॉइंट ए पे मामला 1000 जूल से शुरू हुआ था, पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते 900 जूल्स रह गई, 100 जूल जाया हो गया। लेकिन जब जमीन पे हम पहुंचे, ग्राउंड पे पहुंचे, जी पे, तो क्या हुआ कि हमने देखा कि पोटेंशियल खत्म हो गई थी और काइनेटिक बची थी 800। तो यहां से यहां तक अगर आप ने देखा ना, तो 100 की एनर्जी जाया हुई। फिर अगर आप यहां से यहां तक कंपेयर करते हैं, यहां से यहां तक, तो 200 की एनर्जी जाया हुई। तो ये क्या चक्कर है? तो पता चला जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी, उतनी ज्यादा उतनी ज्यादा जो है वो एनर्जी जाया हो रही है यहाँ पे। तो दिस इज पाथ डिपेंडेंट। जितना ज्यादा पाथ कवर हुआ होगा उतनी ज्यादा वर्क डन अगेन रेजिस्टेंस हुई होगी। अगर 100 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है तो लड़ने की जरूरत सिर्फ 100 मीटर तक है, और डिस्टेंस अगर 200 की कवर हुई है, इसका मतलब 200 मीटर तक लड़ाई हुई है। तो जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतनी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। अब जैसे मिसाल है, आप किसी बंदे से, किसी दो बंदों का लड़ाई हो जाती है, अब एक बंदा दूसरे से लड़ाई कर रहा है, तो लड़ाई करने में भी एनर्जी कंज्यूम होती है। अब वो लड़ाई अगर 10 मिनट तक चल रही है तो दोनों में ताकत ज्यादा है, लड़ाई ज्यादा तेजी से होगी। वही दो लोग अगर आधे घंटे तक लड़ते रहे तो दोनों की कुवत कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी जाया हो चुकी है लड़ते लड़ते। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट जब जितना ज्यादा मूव करेगा एयर रेजिस्टेंस के मौजूदगी में, उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी जाया हुई होगी। लिहाजा इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पाथ। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की खूबी ये होती है कि द फोर्सेस आर पाथ डिपेंडेंट। जितना ज्यादा पाथ कवर हुआ होगा उतनी ज्यादा ये फोर्स, जितना ज्यादा पाथ कवर होगा उतनी ज्यादा ये एनर्जी सिस्टम से लेंगे।
अगर ये फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस में से है तो। जैसे मिसाल मैंने आपको बताई कि अगर कम डिस्टेंस कवर हुई है तो एयर रेजिस्टेंस सिर्फ 100 वर्क डन, अगर एयर रेजिस्टेंस 100 था, और ज्यादा कवर हुई है, अगर टॉप से ग्राउंड तक चला गया मामला, तो अब वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस जो है 200 भी हो चुकी है, हो गई है, इसका मतलब ज्यादा लॉस हुआ है, ज्यादा एनर्जी लूज हुई है। तो बस ध्यान में रखें कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं जिसमें हमने अभी फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को देखा, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द पाथ, देयरफॉर इट मैटर्स वेयर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स। कोई अगर मुझे कहेगा बताओ, वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाने का कहेगा और फिर उसमें वैल्यूज निकालने को कहेगा कि बताओ वर्क डन अगेन रेजिस्टेंस कितना हुआ, मैं फौरन पूछूंगा कि वर्क डन अगेन रेजिस्टेंस के लिए मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ने कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट ने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ एंड किया। क्योंकि अगर ये नहीं पता चलेगा तो फिर मैं ये नहीं बता सकता कि वर्क डन अगेन रेजिस्टेंस कितना है। इसका मतलब डिस्टेंस का पता होना जरूरी है, बिकॉज दीज फोर्सेज आर पाथ डिपेंडेंट, पाथ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। इट मैटर्स अ लॉट वेयर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स। द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। ये बात और मतलब पहले भी बता दी थी, ये और ज्यादा, दे आर पाथ डिपेंडेंट लिखा हुआ है ना, ये और क्लियरली यहाँ पर लिख दिया, द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। वर्क डन अगेंस्ट फॉर फ्रिक्शन है या वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन, जैसे कि मैंने आपको मिसाल देकर भी बताया। अ कंजर्वेटिव फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स and a non-conservative force, sorry, a non-conservative force is an external force and a conservative force is an internal force. As the external force increases slash decreases the total mechanical energy of the system. अभी अभी जो हमने मिसाल देखी ना एयर रेजिस्टेंस और एयर, हमने फ्रिक्शन की और एयर रेजिस्टेंस की मिसाल देखी, तो ये वो फोर्सेस थी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को डिक्रीज कर रही। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1000 थी, फिर एक पॉइंट पे 900 हो गई, फिर जमीन तक 800 हो गई, तो क्या हो रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कमी आ रही है। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कमी आए या टोटल मैकेनिकल, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल बता रहा था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो चेंज होती ही नहीं है, जितनी टॉप पे होगी उतनी बॉटम पे होगी। बट अगर कोई ऐसी फोर्स है जैसे फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कम होगी। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में मूव कर रहा है, इंक्लाइन में मूव कर रहा है, उसको मैं धक्के से ताकत से उसके ऊपर मैं पुशिंग कर रहा हूँ, या वो एक इंजन है जिसकी वजह से वो एक्सलेरेट देने की वजह से, पावर की वजह से उसके अंदर ड्राइविंग फोर्स है, ये तमाम फोर्सेस वो होंगी जो कि जिसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ जाएगी। जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी में एनहांसमेंट आए, जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाए, जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाए, तो भी हम कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स होती है, जिसमें अगर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस है तो इसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कमी आएगी,